उत्तराखंड के सुदूर में स्थित चमोली जनपद की बागेश्वर सीमा से सटा आखिरी गांव झलिया, जहां पहुंचना आज भी हर किसी के लिए संभव नहीं। पढ़ाई लिखाई या सर्दी जुकाम कुछ भी हो गया, ना दवाई ना डॉक्टर ना कुछ, तो उसको कंधे में रख के देखभाल बड़ी मुश्किल से लोगों से बोल बाल के, कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई दवाई नहीं, कौन दे दवाई, कहाँ से खाए दवाई, देवाल ब्लॉक में ही नहीं डॉक्टर। तो आपदा के दंश से कराहते ग्रामीणों के चेहरों की उदासी और दशकों से पहाड़ों की उपेक्षा का जीता जागता सबूत। सरकार की ओर से केवल घोषणाएं होती हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है और उसे पर फाइल चलाओ, ये चलाओ, खर्चा माने करा दिया, माने 2-2 लाख रुपया, फिर भी विस्थापन नहीं हो पाए। एक टेंट दे के हमको बैठा दिए गए, हमने मांग रखी तहसील पे, तो हमको लाडू तोली ग्वालबम के नज़दीक बैठा दिया गया। उसमें भी उसके बाद हम दोबारा गए, हमारे पास टेंट भी फट गए थे, बर्फ़ से भी लोग परेशान हो गए, भूखे नंगे रह गए। वहाँ ना पानी की व्यवस्था की गई, वहाँ ना टेंटों की व्यवस्था दोबारा की गई। झलिया एक ऐसा गांव जहां चुनाव नतीजों की बात तो छोड़िए, चुनाव प्रचार करने भी नहीं जा पाते ज्यादातर स्थानीय जनप्रतिनिधि। कोई भी नहीं आया आज तक। विधायक कौन कौन थे? विधायक हम जब से मैं अपने होश हवास में आया, डॉक्टर जीतराम जी भी नहीं आए कभी, वो भी हरमल तक आए, अभी कभी झलिया नहीं आए, एक ही बार आए वो भी भ्रमण में। उसके बाद बने मुन्नी देवी शाह जी, उनके पति रहे, वो भी नहीं आए, और वो भी उनकी पत्नी भी नहीं आई। अभी जो हमारे विधायक हैं, अभी तक उन्होंने भी कोई आने का कोई निर्णय नहीं लिया। प्रचार में तो आए होंगे ना? प्रचार में भी नहीं आए, प्रचार ही करने नहीं आए। 6 घंटों का पैदल सफर और पहाड़ से मुश्किल जीवन, बुनियादी सुविधाओं का नामो निशान नहीं। ऐसे में सवाल जायज है, क्या यही है सपनों का उत्तराखंड? एक वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी ना लेने के लिए देवाल जाना हुआ इन्होंने। ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? वो कौन क्या काम है? सुदूर पहाड़ में बसे झलिया गांव की रहने वाली आशा ने बेहद मुश्किल का सामना कर हल्द्वानी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बाद आशा अब अपने गांव में ही रहती है और सुबह से शाम तक उस जीवन शैली को जीती है जो अतीत से पहाड़ों में जीवन का हिस्सा रहा है। कुछ करने की चाहत अपने मन में दबाई आशा भी अपना जीवन जीना चाहती है, लेकिन इस गांव में सपने देखने की मनाही है। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद की बागेश्वर सीमा से सटा आखिरी गांव झलिया। गांव वालों की मतलब जो औरतें हैं उनकी हालत बहुत बुरी है। इतना सारा दिन भर तो काम में ही लगी रहती है, बाहर ढंग से ना खाना पीना, बस काम पे ही है, कुछ रोजगार मिलेगा करके काम पे ही बस। और वहाँ की मतलब जो औरतें होती है उनकी हालत थोड़ी ठीक ढंग की होती है, मतलब वैसा कुछ नहीं, ना कुछ नहीं है। पढ़ाई की सुविधा भी नहीं है, यहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह बहुत ही दूर है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है वैसी। आंखों में उदासी और चेहरे पर झुर्रियां लिए ये चेहरे अपने मन में उस दर्द को समेटे हैं जो सुनने से भी आम इंसान हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। हर दिन हर रात जहां मौत का खौफ हो और कोई पूछने वाला ना हो, वहां यह दर्द नजर आना जायज है। चमोली जनपद के देवाल विकास खंड में बसा है झलिया गांव। देवाल से सड़क मार्ग होते हुए सबसे पहले मानमती तक पहुंचना होता है, उसके बाद शुरू होता है एक लंबे पैदल सफर का दौर।
5 से 6 घंटे के पैदल सफर में बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्ते से होते हुए आप पहुंचते हैं झलिया गांव की सीमा में। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों की लंबी श्रृंखला और पहाड़ों का जीवन यहां आपका स्वागत करता है। झलिया गांव में वर्तमान में महज 1 दर्जन परिवार निवास करते हैं और गांव की ज्यादातर आबादी पलायन करने को मजबूर हुई है। झलिया ग्राम सभा में झलिया तल्ला झलिया मल्ला झलिया ग्राम सभा एक ही है, पर तो तल्ला झलिया भी है, मल्ला झलिया भी है और लेटी खाली भी है। 3 भागों में बटा हुआ है ये परिवार और आबादी। और परिवार 36 परिवार हैं। अब 12 के दुगने तिगने हो गए हैं। पहले 12 परिवार थे, अब तिगुने हो गए हैं, 36 परिवार हो गए हैं। और आबादी है यहाँ 70 से ऊपर जनसंख्या है। और जो भी बाकी जितने भी परिवार हैं अभी सारे आपदा के कारण बाहर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ गांव में हैं, अस्त व्यस्त हैं सारे। सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रधान जी? सबसे बड़ी समस्या पानी और ये जो आपदा से ग्रसित हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ज़मीन जायदाद सारी बह गई है। और यहाँ सबसे बड़ी और सबसे भयानक है नेटवर्क ना होने के कारण कोई भी खबर नहीं पहुँचती यहाँ, गांव तक कोई भी सूचना नहीं पहुँच पाती है। बहुत परेशानी में, बहुत आपदा हुई। आपदा से लोग सब तितर बितर हो गए। इससे पहले वहाँ ये आपदा में वहाँ क्या नाम कहते हैं, वहाँ लाडू तोली में भी वहाँ बैठाया। वहाँ कोई ना पानी ना कुछ कोई सुविधा नहीं। तब वहाँ से भी बर्बाद हो गए। तब अब यहाँ ऐसी आफत में है, दिन ऐसे काटे हैं, ना खाने को, ना गाड़ी की साधन, ना स्कूल और ना बिजली ढंग से, ना पानी और ना कोई बच्चे, ऐसे बर्बाद, रोज़गार कोई नहीं और खाली वैसी हम यहाँ बेकार दिन ऐसे काटे हैं। बेहद सीधे स्वभाव और अपनी जड़ों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले यहाँ रहने वाले लोग जीवन में दुखों का सामना करना जानते हैं, लेकिन लगातार हो रही उपेक्षा से इनका सब्र भी जवाब देने लग जाता है। 2013 में आई आपदा के बाद झलिया गांव में भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद से ग्रामीणों को अपनी मुश्किलों के साथ एक नए संघर्ष से भी जूझना पड़ रहा है। झलिया गांव के ऊपर पहाड़ से पत्थर गिरने और भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है और हर पल खौफ में जी रहे ग्रामीणों को राहत की उम्मीद तक नजर नहीं आती। मकानें भी यहाँ टूट फूट की गई थी, उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से घोषणा की थी। हम 1-1 लाख रुपया हर परिवार के गांव के लोगों को जो है वो दिया जाएगा जिसके मकान टूटे, वो भी घोषणा नहीं गई। और उसके बाद बोला कि आप लोगों को विस्थापन किया जाएगा, जगह ढूंढो। जगह गांव वाले कहाँ ढूंढते, किस गांव में ढूंढते? इलाके में देवाल ब्लॉक से थराली तहसील के अंतर्गत कहीं जगह नहीं थी। और उसके बाद बोला कि आप जगह लो। जगह भी मैंने जिस गरीब आदमी के पास खरीदने के लिए पैसा लेगा वो जगह कहाँ से लेंगे? और इसलिए लोग माने गरीब पीपल ही झलिया गांव में रह गए। ये APL वाले तो अपना ले रहे हैं, 2 मुट्ठी लो, 3 मुट्ठी लो, वो तो खरीद के अपना मकान बना रहे हैं, वो भी 4.25 लाख रुपए में। सरकार की ओर से जियो बना है, सरकार की ओर से वो गलत जियो बना है, क्योंकि इसका संशोधन होना चाहिए। सरकार की ओर से संशोधन होना चाहिए, खेती भी मिलनी चाहिए और उनमें मकान भी मिलना चाहिए। अब मकान के लिए पैसा तो चलो 2-4 रुपया करके खरीद के वो आदमी लेंगे, उसके बाद खाएंगे क्या बेरोजगार आदमी। आपदा के बाद ग्रामीणों के विस्थापन को लेकर शुरू हुई रस्साकसी आज तक जारी है। झलिया गांव में रहने वाले लोग आपदा के 8 साल बाद भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। इस गांव में रहने वाले मौजूदा परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे में सिर्फ एक मकान के सहारे नई जगह पर जाना और कृषि पशुपालन जैसे रोजगार को छोड़ना इनके लिए मुश्किल है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के रवैये से भी नाखुश हैं और अलग राज्य बनने के बाद आज तक इस गांव में
स्थानीय विधायक तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ग्रामीण खुद को सरकार की नजर में अनाथ कहे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता, कुछ मिला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, क्या फर्क पड़ता। मेरा तो पूरा ही मकान गया 5। तो हमने जमीन एक मकान के लिए जगह ली, कहाँ गरुड़ में तब। तो वहीं बनाएंगे अब? हाँ, तो कौन कौन है आपके साथ? मेरी घरवाली है। अच्छा। सड़क मार्ग से बेहद दूर झलिया गांव तक दैनिक जरूरत का सामान पहुंचने में लगने वाला भाड़ा बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा कीमतें यहां आसमान छूती नजर आती हैं। कृषि और पशुपालन से रोजगार कमाने वाले इस गांव में स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं हैं। किसी आपातकालीन मदद के वक्त इस गांव का सबसे बड़ा सहारा भगवान ही होते आए थे और अब भी भगवान ही हैं। तो शिक्षा मित्र थे हमारे स्कूल में और सब भोजन माता थे। अब हमारे स्कूल में ना महिला मंगल दल है और ना स्कूल है और ना कुछ आंगनबाड़ी है, कुछ नहीं है। खाली जैसे हम तो पता नहीं कहाँ जंगल में रहते हैं। ना हमने लोगों को देखा, ना सुना, ना किसी की बारात देखी, ना कुछ मेला देखा, ना कुछ देखा। खाली ये ज़िंदगी ऐसी कट रही हमारी। तब सरकारें ध्यान नहीं दे रही? नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं। बस 13 से तो हम चिल्ला रहे हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। गांव के बाहर शहर में रहने वाले अधिकतर परिवार गांव से आज भी जुड़े हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव उन्हें वापस अपने घर आने में रोड़े खड़ा कर जाता है। सूर्योदय से पहले शुरू होने वाली दिनचर्या यहाँ सूर्यास्त के घंटों बाद तक जारी रहती है। हमेशा अपने आज से खुश रहने वाले झलिया गांव में आपदा ने भविष्य की चिंता बढ़ा दी है। हर तरफ से निराश और परेशान झलिया गांव को देहरादून के एसी कमरों में बने गवर्नमेंट ऑर्डर से ज्यादा की दरकार है। 12 परिवारों के इस गांव में सदियों का इतिहास बिखरा पड़ा है और यह इतिहास सिर्फ जुबानी कथा नहीं बल्कि यहाँ पैदा होने वाले इंसानों की विरासत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारें झलिया गांव के लोगों को भी अपना अटूट हिस्सा मानकर गले लगाएं और आम नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बगैर किसी आस और उम्मीद के रह रहे लोग अपनी मेहनत और अपने इष्ट देवों के सहारे जीवन जी ही रहे हैं और आगे भी नियति का फैसला मानकर कुदरत के हर फैसले को मानेंगे ही। इससे ज्यादा कोई विकल्प भी नजर नहीं आता। होते क्षेत्रों में बिना खेती बाड़ी का लोग नहीं जी सकते, क्योंकि ये मकान से हमारे कहीं के टॉप में बना देंगे, ये मकान ये धार में बना देंगे, क्या हमारे बच्चे वो अपना यापन कर पाएंगे? अभी भटक रहे, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी गई कि एक भी बंदा माने उस पर नहीं है। इसलिए हम सरकार से बहुत गंभीरता से माने हमारी जांचों को, हमारे फाइलों को दबा दी जा रही है। 2013 से हमको ट्रीटमेंट के लिए लिखा गया, वो ट्रीटमेंट तहसील में ही दब गई। उसके बाद हमको नोडल में ही हमारी फाइल को रोक दी गई, क्योंकि हमको माने आरक्षित वर्ग, हम किसका आरक्षण वर्ग को लाते, सामान्य जाति के लोग हम केवल यहाँ जीते हैं। हम क्योंकि हमारी देवभूमि है, इसलिए हम भी वापस यहीं जी रहे, उसके भरोसे जी रहे हैं। और बाकी हमारी समस्या लगातार यही है। 4-5 बार विधायक बन गए हैं। गोविंद लाल जी से भी कोई विधायक बोल दिया, हम इस गांव को हमने देखा, हमने इनकी मांग उठाई है और इस क्षेत्र का वो क्या है, किसी विधायक ने भी हमारे न सड़कों का किया। जब तक हम रोते नहीं, सुयालकोट में रोए, मेल खेत में रोए, तब थोड़ा 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, अभी भी माने चोटिंग में रुक गई। हमारे को न सड़कों से भी देखा जा रहा, न गाँव को देखा जा रहा। मरे बच्चे कोई वो नहीं है। 2-3 साल में कभी चले गए देवाल, वो भी अब मेरा भाई रहता, मैं के चले गई, तभी तो देवाल गए, नहीं तो कहाँ से। तब 3-3 साल में। हाँ, यातायात की मांग चाहिए हमको, और पानी, बिजली और स्कूल चाहिए, और कुछ हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं। ऑप्शन वही है लास्ट में, जो आपदा से ग्रसित हमारा गांव है, लास्ट में अगर यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं होती है या कुछ नहीं होता, यहाँ से पलायन, उसके बाद मुख्य जरिया वही है पलायन। आदमी कहीं भी जाए तो 2 रोटी
कमाने के लिए या खाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए कुछ भी करेगा। बाहर तो उसके बाद पलायन तो करेगा ही। अगर गांव में कुछ भी सुविधा हो जाए तो आदमी, नेटवर्क को हो, कुछ भी सुविधा हो तो आदमी थोड़ी बहुत रहम से रह सकता है, रुक सकता है। और नहीं तो मेरा मानना है कि अगर पलायन को रोकना है, बिजली, नेटवर्क, पानी, जो सुविधाएं हैं इंसान अस्पताल है को, यहाँ, मतलब अगर कोई बीमार होता है, इमरजेंसी आती है तो क्या करते हैं? सीधा देवाल, कंधे में 2 स्ट्रेचर बनाए, स्ट्रेचर को पकड़ो, सीधे देवाल खेता तक भोगना है और उसके बाद सीधे कितने घंटे ले जाते हैं यहाँ से खेता? यहाँ से 5-6 घंटे लग जाते हैं बोकने में। तब तक तो मरीज की हालत अब बिगड़ जाती है। ख़त्म, कोई तो डेथ हो जाती है रास्ते जाने में, कोई किसी की तो डेथ हो जाती है। अब क्या करें। अच्छा, आप झलिया गांव से जुड़े इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखेंगे आपदा से जमींदोज होता झलिया के पड़ोस में स्थित बागेश्वर जनपद के कुंवारी गांव को। साथ ही आपको दिखाएंगे पिंडर नदी के लगातार मटमैले होने की असल वजह। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर इस एपिसोड को अपने परिचितों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। और ये चचाई है, वहाँ मेरी बहन थी। और उत्तर में भी मेरे 2 लड़कियां थी, वो भाबर में रहती हैं। और वो मानमती है, वो मुनाली खेत बोलते हैं। ऊपर वाली तप्पड़ जो है मुनाली खेत, उसके बाद यहाँ है ये चनाली, ये इस धार में से जाके चनाली लगता है। ये अलिया कोट कहते हैं, जहाँ बलिया का देवता रहते हैं हमारे भांजा, उसका लागा है ये। तो सब पता चल जाएगा कि भाई वहाँ हमारे यहाँ वो गए थे और वो रहे, और ये हमारा नाम आगे तक भी जाएगा, गाँव का नाम भी जाएगा।